गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। लास्ट चैप्टर जो है वो हमने किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल राइट्स। बहुत सारे जो राइट्स हैं वो हमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले, जहां पर लोगों ने अपने आप को एज ए सब्जेक्ट की जगह पर अपने आप को एज ए इंडिविजुअल देखना शुरू किया। उनको पता लगा कि हम लोगों को कुछ राइट्स चाहिए, एक डिसेंट लाइफ लिव करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को कुछ सर्टेन राइट्स की जरूरत होती है। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, तो इसी तरीके से जो है पूरे यूरोप में हमें ये आइडिया स्प्रेड होते हुए दिखाई दिए। अब ने जो चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। कि यूरोप में जो है वो सोशलिज्म कैसे आया। इसमें आपके इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट में आप देखोगे हाउ द सोशलिज्म केम इन यूरोप, एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ द रशियन रेवोल्यूशन comes from socialism। पहला कंसेप्ट हम देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे। दूसरे में हम देखेंगे कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ वो सोशलिज्म के कारण कैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ। अब इन सब चीजों को हम जानने से पहले हम देखेंगे कि ये आइडियाज आए कहाँ से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे लोगों में जो है ये आइडियाज आने लगे, उनके थॉट जो है वो चेंज होने लगे। तो सबसे पहले एक एज आई, द एज ऑफ सोशल चेंज। जो सोसाइटी है वो चेंज होने लगी, और इस सोसाइटी चेंज पे किसका इम्पैक्ट था हमें देखने को मिलता है, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates, not only in the France but also the entire Europe. The society was divided into the different states, different provinces. तो यहाँ पर जो है हमें एक चेंज दिखाई दिया, जहां पर सोसाइटी जो है वो किस में चेंज हो गई, सोशलिज्म में। और ये जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जब लोगों के अंदर जो है पॉसिबिलिटीज दिखाई दी जहां पर सोसाइटी चेंज हो, तो इट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन opened up the possibilities of social change। क्योंकि हमने इसमें देखा था क्या हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, monarchy was abolished and the parliamentary government was established in the France। तो सोसाइटी में क्या आने लगे, सोसाइटी में चेंजेस आने लगे, जिससे बाकी जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें भी ये पॉसिबिलिटीज चेंज की दिखाई देने लगी। अब ये जो आइडियाज हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दैट आल्सो स्प्रेड टू यूरोप एंड एशिया। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भी ये आइडिया स्प्रेड होने लगे। आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल emerged, means now people were thinking that we are not the subject to monarch, we are the individual, we have to certain rights, individual rights. So now authority for social power began to discussed
अब ये डिस्कस किया जाने लगा कि कौन होगा जो हमारी कंट्रीज को रन करेगा, मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होगी। तो ये जो आइडियाज है ये भी डिस्कस किए जाने लगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया तक भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल जो हैं हमें राजा राम मोहन रॉय है, और इसके साथ साथ जो डेरोजियो है, उन्होंने भी इन आइडियाज को जो है आगे स्प्रेड किया, उन्होंने भी इन आइडियाज को जो है अपनी थिंकिंग में लेके आए। दे ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने भी इन चीजों को डिस्कस किया। तो आप देखते हो कि राइट टू वोट, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम जो है वो आज हम इंडिया में भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल दीज राइट्स कम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो हमें एंटायर वर्ल्ड में देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा कि जब ये ऐसे लोगों के माइंड जो सेटअप थे, पहले वो सिर्फ मोनार्की को फॉलो कर रहे थे, दे वर नॉट अपोजिंग द autocratic rule of monarch, but now they are opposing, they are revolt against the monarch. So the development in colonies reshape the ideas of social change. So development in colonies reshaped the ideas of social change, जैसे कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, लेकिन वहां पर भी सोशल चेंज लाने के जो आइडियाज हैं दैट वर स्प्रेडिंग। सो बट द रिस्पॉन्स वर वेरिड, response varied from different group. अब हमने कहा कि ये आइडियाज जो हैं वो स्प्रेड होने लगे, लेकिन सभी जो लोग हैं वो एक ही ओपिनियन पर, एक ही आइडिया पर वो सहमत नहीं होते, है ना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट ओपिनियंस। सिमिलरली देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स, they have different ideas, they have different opinion about the society, कि हमारी सोसाइटी आगे कैसी होनी चाहिए, ठीक है, किस बेसिस पर होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स क्या होने चाहिए। इन सब चीजों को लेकर जो है डिफरेंट ग्रुप्स वर एमर्जिंग इन द यूरोप एंड दे हैव द डिफरेंट ओपिनियंस। एंड नाउ What are these different groups? कौन से तीन डिफरेंट जो ये हैं डिफरेंट ग्रुप्स थे? There were three main different groups. First was liberals. Second were called radicals, and the third one were conservatives. So these three were the different groups which have different opinion about the society, जिनके डिफरेंट ओपिनियंस थी। अब ये जो है आपका एक जो रशियन रेवोल्यूशन है जो 20th सेंचुरी में हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट बिकॉज इट ब्रॉट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन अ कंट्री। सोशलिज्म का आइडिया जो है वो लेकर आया रशियन रेवोल्यूशन, बट we will discuss it step by step. First of all, what are liberals, radicals and conservatives? What are their opinions? What were their opinions? क्या उनके opinion थे, कौन ये तीनों थे? तो इन तीनों के बारे में जानना पहले जरूरी है। So come to the first one, liberals. Liberals कौन से pupils थे? First group is liberals. Liberals का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम, who believe in the freedom. Clear? अब सबसे पहले they believe in the secular. सेकुलरिज्म में ये बिलीव करते थे। अब सेकुलर का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ कि क्या होता है, where there is a respect to all the religions.
जब हम सभी रिलीजन को जो है रिस्पेक्ट करते हैं, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। लेकिन उस टाइम क्या था, 18th एंड 19th सेंचुरी में जो कंट्रीज हैं उनके अपने रिलीजन थे। ब्रिटिशर्स जो हैं, चर्च इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो वहां पर उनके अपने अपने रिलीजन थे डिफरेंट कंट्रीज के। तो यहाँ पर ये जो लिबरल्स है, दैट बिलीव्ड इन द सेकुलर, सेकुलर में बिलीव करते थे। ब्रिटेन जैसे चर्च है, ब्रिटेन की चर्च है, वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया, स्पेन, दे फेवर्ड इन द कैथोलिक चर्च। तो यहाँ पर जो लिबरल्स है, दे बिलीव्ड इन द सेकुलर, कि कोई भी अपना धर्म नहीं होना चाहिए। सेकंड, दे आर इन द फेवर right of individuals. They were in the favor of the right of individuals. कि जो एक पर्सन है, that is not only the subject of the monarch or the dynastic rulers, they are the individual. उनकी अपनी एक जो है इम्पोर्टेंस है, हर एक पर्सन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और उनको भी राइट है अपनी डिसेंट लाइफ लिव करने का। इसके लिए वो किसकी फेवर करते थे कि उन इंडिविजुअल्स को क्या मिलने चाहिए, उनके राइट्स मिलने चाहिए। द थर्ड इज दे आर अपोज्ड, they were opposed the uncontrolled power of dynastic rulers or monarchs. ये जो लोग हैं वो किसके अगेंस्ट थे, डायनेस्टिक रूलर्स या मोनार्क के अगेंस्ट थे। यानी जो किंग हैं और जो मोनार्क हैं, डेमोक्रेट जो डिक्टेटर्स हैं, उनको अपोज करते थे। तो फिर एक फेवर में किसके थे, दे वर इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आ गया ना कि हमारी सोसाइटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। सो दे वर इन द फॉर्म ऑफ फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसा कि आज हम एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इज नॉट अंडर एनीवन। तो ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो किस बेसिस पर रन होनी चाहिए, जो लॉज बनाए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाए जाएंगे, ये जो उनके राइट्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के, then that must be run upon these laws. And who will check these government? The independent judiciary. So they were in the favor of elected representative or the parliamentary type of government and independent judiciary. बट अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये जो लिबरल्स हैं वो क्या हैं, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है फेवर में है, मतलब पूरी तरह से ये डेमोक्रेट्स है। पॉलिटिकल में जैसे आप पढ़ते हो कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर क्या होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, सभी को अपनी राइट्स एंजॉय करने का मिलता है। लेकिन वहां पर एक थर्ड रूल भी हमने पढ़ा था, राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। तो इट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री को या डेमोक्रेट्स होने के लिए ये थर्ड रूल जो है, थर्ड राइट जो है वो भी लोगों को मिलना चाहिए। बट द लिबरल्स वर नॉट फुली डेमोक्रेट्स। व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज means where there is no discrimination about the right to vote among men, women and rich and poor, but they are in the favor of the
property on man's rights. Means they think that the property on man have only the right of vote. कि जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उन्हीं को जो है वो क्या मिलना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए. And women were also denied from the right to vote. So they were not called fully democrats because they were not in the favor of universal adult franchise, and they scored the right to vote in the hand of property on men only. क्लियर. अब इसमें आपको पता लगा कि लिबरल्स के जो है क्या व्यूज थे. नो डाउट कि वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, सेक्युलर जो है स्टेट चाहते थे, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के फेवर में थे, लेकिन वो यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी सपोर्ट कर रहे थे. दे वर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे वर नॉट against the private property. While they were against the universal adult franchise. Clear? Now come to the second one, radicals. अब radicals कौन थे, क्या उनके जो है ओपिनियन थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे उनके सोसाइटी को लेकर, क्या चेंजेस जो है वो सोसाइटी में चाहते थे. सो सेकंड वन इज द रेडिकल्स मींस एक्सट्रीम. दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लिबरल्स. लिबरल्स के ही जैसे इनके ओपिनियन थे, बट there is a slight difference between the opinion of the radicals and the liberals. What are these difference? First, they also wanted a government by the majority of population. By the majority of population means पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना. तो यही चीज जो है लिबरल्स चाहते थे और यही जो है रेडिकल्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है दैट मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस इलेक्टेड गवर्नमेंट. बट अब लिबरल्स क्या चाहते थे कि दे वर अगेंस्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. They were not in the favor of the women's voting right, but the radicals are in the favor of women's suffrage movement. So some radicals force the women's suffrage movements. It means they were in the favor of universal adult franchise. That is the main difference between the liberals and the radicals, because they were against the universal adult franchise while the radicals were in the favor of universal adult franchise. Third difference is they opposed the privileges of landowners' property. अब लिबरल्स क्या चाहते थे, दे वर इन द फेवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, वो उसकी फेवर में थे. लेकिन जो रेडिकल्स हैं वो क्या चाहते थे, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, वो भी उसकी फेवर में थे, लेकिन वो प्रिविलेजेस नहीं चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, उनको जो है एक्स्ट्रा एडवांटेजेस बाय बर्थ नहीं मिलने चाहिए.
क्योंकि क्या होता है कि जब उनको जो ये लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स थे या प्रॉपर्टी ओन मैन थे, वो क्या करते थे कि अपनी वेल्थ के बेसिस पर जो पुअर पीपल थे उनको ऑप्रेस्ड करते थे. सो दे वर अगेंस्ट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड सोसाइटी. कि जो ये लैंड ओनर थे या वेल्दी पर्सन थे जो लोगों का शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, दे वर अगेंस्ट दैट exploitation. Clear? So these are the basic difference between the radicals and the liberals. Now come to the third one, that is conservatives. Third group is conservatives. Who were known as the conservatives, who opposed any kind of change. कंजर्वेटिव्स किन लोगों को हम बोलते हैं जो सोसाइटी में या कोई भी चेंज अपने उसमें चेंज नहीं लाना चाहते. अब जैसे आपके घरों में है, आपके घरों में जो भी आपके ग्रैंडफादर है या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपको अपने ही जनरेशन के हिसाब से चलाना चाहते हैं. कि हाँ, जैसा पहनने की बात हो या खाने की बात है या घूमने की बात है, वो आपको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना. कुछ घरों में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस हमें देखने को मिलती है इस चीज की, क्योंकि वो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते. वो आज भी वही जो हमारे एंशिएंट रूल्स हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं. तो दीज पीपल्स आर नोन एज कंजर्वेटिव्स. अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो ये कंजर्वेटिव्स थे, नो डाउट कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर ओपिनियन अबाउट द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. बहुत ही कट्टर जो है उनकी हम कह सकते हैं ओपिनियन थी. they did not want any kind of change in the society, but now the opinion was changed even for the conservatives, but they opposed to radicals and liberals. अब अभी आपने देखा कि जो रेडिकल्स और लिबरल्स है वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे. वो मोनार्क को खत्म करके कैसी गवर्नमेंट चाहते थे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे. दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ वोटिंग राइट, बट द कंजर्वेटिव्स वर अपोजिंग ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स. क्योंकि वो अभी भी वही पुराने टाइम में जी रहे थे, वो अभी भी सोसाइटी को चेंज नहीं करना चाहते थे. तो यहाँ पर they were opposing the radicals and liberals, but after the French Revolution the circumstances changes. So after the French Revolution क्या चेंज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? their mind to open their mind to need of change. अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उनको पता लगा कि जो मोनार्की है या किंग डायनेस्टी और ये सब रूलर्स हैं, they were exploiting the society, they were exploiting the people, so they also think about the changes. So यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो ने जो है उनके माइंड को थोड़ा वाइडेंट किया और दे वर आल्सो इन द फेवर ऑफ सम चेंजेस, बट बिलीव्ड दैट they believe that the past has to be changed, कि जो पास्ट है यानी जो ये मोनार्की और ये सब है ये चेंज होना चाहिए, बट at the same time they were in the favor of the changes adopted
through a slow process. नो डाउट कि अब उन्होंने भी ये मान लिया था कि सोसाइटी में कुछ चेंज जो है वो जरूरी है, बट उन्हें लगता था कि जो पास्ट है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, उसमें कुछ रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो वांट दैट दिस प्रोसेस बी ऑन अ बी ग्रेजुअल प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है वो क्या ऐसा होना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, कि जहां पर चेंजेस भी आए लेकिन पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। चेंजेस भी हम करें सोसाइटी में लेकिन पूरी तरह से मोनार्की जो है वो अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। एरिस्टोक्रेसी जो अभी भी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी, दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो कुछ चेंजेस को उन्होंने माना, लेकिन उसके साथ साथ ही जो वो पास्ट सोसाइटी थी उसको भी पूरी तरह से रिप्लेस करना नहीं चाहते थे। They were on the favor of the monarchy and the dynastic rulers as well. So these were the different opinions which were spreading throughout Europe at that time or after the French Revolution. So this story or this lesson is go around by these three opinions of radicals, liberals and conservatives. टर्न बाय टर्न जो है हम देखेंगे कि सोसाइटी में हमें इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कभी लिबरल्स के व्यूज आएंगे, कभी रेडिकल्स के और कंजर्वेटिव्स के। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को गो थ्रू जाएंगे। तो इसके लिए आपको इन तीनों जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी ओपिनियंस, उनके जो आइडियाज हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। अब देखेंगे कि जो यूरोप है उसमें सोशलिज्म आया कैसे। तो सोशलिज्म की शुरुआत हमने देखी कि पहले तो एक तो आइडियाज जो है लोगों के वो चेंज होने लगे, दूसरा जो मेन चेंज था, अब इस तरीके से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने नए नए आइडियाज देना शुरू किया, तो वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, बहुत सारे जो है सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस जो है that were occurred in the Europe during the 18th and 19th century. So first is the industrial society and social change. सबसे पहले हमने कहा कि आइडियाज में चेंज आया, फिर दूसरा जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज इमर्जिंग इन द 19th सेंचुरी, इवन इन द 18th सेंचुरी, है ना। तो जिससे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब आई, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ यूरोप में, तो उसके साथ साथ हमें कुछ सोशल चेंजेस भी यूरोप में देखने को मिले। अब ये इंडस्ट्रियल चेंजेस क्या थे और सोशल चेंजेस क्या थे बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट, that was the time to propound social and economic change. ये एक ऐसा टाइम था जब यूरोप जो है that was going on with the social and economic changes. वहां पर हमें दोनों तरीके के चेंजेस यूरोप में देखने को मिले। सबसे पहले न्यू सिटीज केम अप, new cities came up and now industrial regions developed. अब ये आपका जो है 10th में पूरा एक चैप्टर है कि कैसे जो है cities जो है that were emerged in the Europe even in the India due to the industrial revolution. तो यहाँ पर आप वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि कहीं पर भी जब इंडस्ट्री लगती है, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में, यूरोप में इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या होगा कि जो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, यानी वर्कर्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम दैट टुवर्ड्स दैट एरिया, जो वहां पर वर्कर्स हैं वो दूसरे एरिया से आकर वहां पर काम करने के लिए आने लगे। अब जब दूसरे एरिया से भी वर्कर्स आएंगे तो उनके रहने के लिए, उनके आने जाने के लिए
इन सब चीजों के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो वहां पर हाउसिंग फैसिलिटीज भी होंगी, नई नई बिल्डिंग्स बनेंगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप होंगी, फिर इंडस्ट्रीज लगेगी तो बैंकिंग और ये सारी फैसिलिटीज भी वहां पर डेवलप होंगी। तो टाइम टू टाइम जो चेंज, जो सोसाइटी है, वो रीजन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिटीज में। तो जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नई सिटीज जो है वो वहां पर इमर्ज होने लगी और नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वहां पर डेवलप हो गए। जिससे क्या हो गया, दैट रीजन्स वेयर द इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड दे वर ओवर क्राउडेड। अब बाहर उनका अपना तो पॉपुलेशन था ही, उसके साथ साथ पीपल्स वर माइग्रेटिंग ऑल्सो, तो दैट ओवर क्राउडेड दैट रीजन्स। तो जिसके कारण वो जो रीजन है, वो प्लेसेस जो है, वो सिटीज जो है वो क्या होना शुरू हो गई, ओवर क्राउडेड होना शुरू हो गई। मोर ओवर रेलवेज एक्सपैंडेड, railway expanded and the industrial revolution occurred. अब क्या होगा कि जब जो रेलवे है, that has a very important role in the development of industries or in the industrial revolution, क्योंकि रेलवे जो है वो बल्कि मटेरियल को और पैसेंजर्स को एज वेल, they can transport it from one place to another place with a cheap rate and in the huge quantity. So railways was expanded and the industrial revolution occurred in the Europe. अब यहाँ से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूरोप को फेस करनी पड़ी। व्हाट वर दीज प्रॉब्लम्स नाउ? क्या प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की? प्रॉब्लम्स क्या थी? क्योंकि अब जैसे कि उस टाइम में हमने देखा कि इकोनॉमिकली जो है लोग बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे। जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई तो वर्कर्स इमर्ज होने लगे। अब इन वर्कर्स में सिर्फ मैन ही नहीं थे बल्कि वुमेन और चिल्ड्रन, दे आर आल्सो वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। सो देयर इज दे ब्रॉट मैन, women and children to factories. यूरोप जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से उस टाइम निकल रहा था। ऐसे में जब फैक्ट्री सेटअप होना शुरू हुई तो उन फैक्ट्रीज में वर्क करने के लिए मैन, वुमेन और इवन चिल्ड्रन भी जो है वहां पर उसमें काम करने के लिए आने लगे। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक हमें इविल दिखाई देता है, दैट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर वाज ऑकरिंग इन द यूरोप दैट टाइम। ठीक, सेकेंड, वर्क आवर्स, वर्किंग जो आवर्स है दैट वर लॉन्ग and wages were poor. दूसरी प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलती थी, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दैट रीजन वर ओवर क्राउडेड। तो ये रीजन ओवर क्राउडेड होने के कारण कुछ तो यूरोप की अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, दूसरा जो है माइग्रेशन के कारण वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, काम करने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी वेजेस क्या हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएगी। लोग कम कीमत पर भी, कम वेजेस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। सो वर्किंग आवर्स वर ऑल्सो नॉट लिमिटेड, कितने घंटे उनको काम करना होगा दैट वाज नॉट डिसाइडेड। तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड थे और दूसरा उनको वेजेस भी जो है वो बहुत ही कम मिलती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। अब पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रीज लिमिटेड,
वर्किंग लिमिटेड, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी उस टाइम यूरोप में देखने को मिल रही थी। अब ओवर क्राउडेड होने के कारण, ये एरियाज ओवर क्राउडेड होने के कारण देयर वर हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। जैसे कि आप देखते हो दिल्ली जैसा एरिया है जो ओवर क्राउडेड हुआ है, वहां पर हमें हाउसिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक ही रूम में लोग 5-5, 6-6 मेंबर्स की फैमिली रह रही है, वही उनका किचन है, वही लिविंग रूम है, वही उनका वॉशरूम है। तो इस तरीके की हाउसिंग की प्रॉब्लम जो है ये एरियाज भी फेस कर रहे थे। जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी। सो द यूरोप वाज फेसिंग all these problems due to the industrial revolution. अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कौन करेगा? इन सब प्रॉब्लम्स को जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो मेन इनका सॉल्यूशन है वो किसने देखा? लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। इन तीनों ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इनका सॉल्यूशन जो है वो उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया। मीन्स वो जो है इसका सॉल्यूशन लेकर आए। सो रोल ऑफ हम देखेंगे लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने देखी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसको सॉर्ट आउट करने में लिबरल्स और रेडिकल्स का जो है क्या रोल रहा। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर कुछ हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि ऑल द इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी जो इंडस्ट्रीज लगाई गई थी उनके ऑनर कौन थे? प्राइवेट, यानी इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन जो है वो उनका ऑनर था। अब जब एक पर्सन जो है वो इंडस्ट्री लगाएगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा? अपना प्रॉफिट अर्न करना। दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, उनका मेन मोटिव रहेगा अपना प्रॉफिट अर्न करना। एंड दैट्स व्हाई द वेजेस वर पुअर एंड द वर्किंग आवर्स वर अनलिमिटेड। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो हम रोल देख रहे हैं, लिबरल्स और रेडिकल्स ने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बट कुछ लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं दे वर ऑल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट। वो भी जो है वो क्या थे? प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर themselves